नमस्ते। पिछले कुछ सालों में विज्ञान में बहुत तरक्की हुई है और इस तरक्की को जिसने भी आगे बढ़ाया उनके अगर हम नाम देखें तो ज़्यादातर नाम हमें पश्चिम देशों के ही दिखाई देते हैं। एक तो यूरोप के होंगे या अमेरिका के होंगे, उसमें अपने देश के बहुत ही कम नाम दिखाई देते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ जिन लोगों ने काम किया है, बहुत बहुत बड़ा योगदान उनका विज्ञान में है। ऐसे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस है। वैसे उनका सरनेम तो बसु था, वो अंग्रेजी में बोस हो गया, तो वो उसी नाम से वो पहचाने जाते हैं। तो 30 नवंबर 1858 1858 में उनका जन्म ढाका के नज़दीक एक देहात में हुआ था। अभी ये एरिया बांग्लादेश में आता है, उन दिनों में भारत का हिस्सा था। और उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, कलकत्ता या कलकत्ता के नज़दीक वो जॉब करते थे, तो कलकत्ता में रहते थे वो। तो उनका एजुकेशन जो हुआ वो कलकत्ता से ही शुरू हुआ। तो उन दिनों में अक्सर ये देखा जाता था कि ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है ब्रिटिश राज में, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजा करते थे। उन दिनों में बहुत ही इंग्लिश मीडियम की स्कूलें नई नई आई थी। लेकिन भगवान चंद्र जो जगदीश चंद्र के पिताजी थे, उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को पहले अपनी मातृभाषा अच्छी आनी चाहिए, तो उन्होंने इसे बंगाली माध्यम की स्कूल में दाखिला दिया। और अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं जगदीश चंद्र, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई मैं बंगाली मीडियम में जाया करता था। एक बेंच पे हम 3 लोग बैठते थे, बीच में मैं बैठा करता था। इस साइड में एक खाटिक का बच्चा बैठता था और इस साइड में एक मछली पकड़ने वाले का बच्चा पकड़ता था। तो ये जो खटिक का बच्चा है वो बकरे को काटने के बाद किस तरह से अंदरूनी हिस्से दिखाई देते हैं ये मुझे बताता था। दूसरा बच्चा अलग अलग मच्छियों के बारे में बताता था। तो एनिमल के बारे में जो एक लगाव है वो उन्हीं दिनों से शुरू हुआ। दूसरी एक बात ऐसी कि उनके पिताजी का घर बड़ा था, एक बंगला था, उसके जगह आगे खाली जगह थी। तो उस खाली जगह पे उन्होंने गार्डन बनाया था। अलग अलग किस्म के प्लांट वो वहाँ रखते थे। तो प्लांट कैसे बढ़ते हैं, उसके पत्तों का रंग कैसे बदलता है, ये सब उन्होंने बचपन में देखा था। एक छोटा सा वहाँ खड्डा बना के उसमें पानी भर के उसमें भी कुछ मछलियाँ उन्होंने डाली थी। एक कछुआ भी वहाँ पर उसने रखा था। तो ये जो बचपन के अनुभव है, ये बचपन के अनुभव उनके मन में पक्के हुए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आगे जाकर उन्होंने फिज़िक्स में पढ़ाई की, फिज़िक्स पे रिसर्च किया, लेकिन फिर वो बॉटनी की तरफ आए, क्योंकि बचपन में जो प्लांट्स और एनिमल के बारे में लगाव जो पैदा हुआ था, यही कारण उनको बॉटनी की तरफ लेके आया। तो हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने हेयर स्कूल में की, वहाँ कलकत्ता में ही। और कॉलेज में दाखिला लिया सेंट जेवियर स्कूल में। ग्रेजुएशन हो जाने के बाद उनके पिताजी ने उनको डॉक्टर बनने के लिए लंदन भेजा। तो हर एक पिताजी को लगता है कि अपना बच्चा डॉक्टर हो, तो इन्होंने डॉक्टर बनने के लिए लंदन में भेजा। एडमिशन भी हुई, उसने पढ़ाई भी शुरू की। लेकिन उन्हें पता चला कि ये जो क्लोरोफॉर्म जैसी जो दवाइयाँ केमिकल्स होते हैं उसका बड़ा नाशिया है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। उसने वो छोड़ दिया और वो क्राइस्ट कॉलेज में गए कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में क्राइस्ट नाम का बड़ा फेमस कॉलेज है। कैम्ब्रिज आपको पता होगा, एजुकेशन के लिए बड़ा नाम है उसका।
और कैम्ब्रिज में अलग अलग कॉलेजेस है, सबको मिला के एक यूनिवर्सिटी बनती है, उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये जो क्राइस्ट कॉलेज है, इस यहीं चार्ल्स डार्विन भी पढ़े थे, नेचुरलिस्ट जो आगे फेमस हुए, वहीं पे इन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद में रिसर्च करने के लिए वो लंदन आए। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, जो लंदन यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च के आधार पर जो थीसिस है वो लिखकर उन्होंने डॉक्टरेट के लिए सबमिट किया। तो उनका सब्जेक्ट इतना अच्छा था, काम इतना अच्छा था, और लॉर्ड रेले जैसे उनको गाइड मिले थे। तो इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनकी थीसिस को डीएससी डिग्री दी गई, पीएचडी के बजाय। डीएससी ये पीएचडी भी हायर होती है। तो 1885 में उनको लंदन यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री दी, डीएससी। आप सोच सकते हो कि 1885 में जिस आदमी के पास लंदन यूनिवर्सिटी की डीएससी डिग्री है, उनको क्या कोई भी जॉब देगा, कोई भी बुलाएगा। और वहाँ के जो उनके उसके दोस्त थे, उनके जो एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि आप वापस मत जाओ, यहीं पे रहो, आपको यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लैब्स है, आप आगे रिसर्च कर पाओगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए, कि यहाँ चल रहा है ठीक है, हमारे देश में ये रिसर्च का कल्चर कब बने, हमारे देश में कब रिसर्च हो, हम दुनिया को कैसे दिखा पाएंगे कि भाई हम भी रिसर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वापस जाऊँगा। तो 1885 में वो वापस आए कोलकाता, और कोलकाता में एक प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहाँ उन्होंने एक लेक्चरर का जॉब लिया। कुछ दिनों में उन्हें पता चला कि ये जो सैलरी है जो उनको दी जाती है, वो ब्रिटिश लेक्चरर से कम दी जाती है। तो इन्होंने कहा कि ये तो गलत है, वो भी वही काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूँ, उनके पास जो डिग्री है वही डिग्री मेरे पास है। तो उन्होंने फिर स्ट्राइक किया, सत्याग्रह किया, और फिर बाद में ब्रिटिश ऑफिसर को ये मानना पड़ा कि दोनों को सेम सैलरी दी जाए। तो पढ़ाने का काम बहुत अच्छे करते थे, बड़े अच्छे टीचर थे। उन्हें कभी कभी आचार्य कहा जाता है, जैसे प्रफुल्ल चंद्र रे को हम आचार्य कहते हैं, उसी तरह से आचार्य जगदीश चंद्र बोस भी कहा जाता है कि बहुत अच्छे टीचर थे। और उन्होंने एक माहौल रिसर्च का पैदा किया था। और उनके दो बड़े अच्छे विद्यार्थी थे, एक थे मेघनाथ साहा और दूसरे सत्येंद्रनाथ बोस, जिन्होंने फिज़िक्स में बहुत अच्छा काम किया आगे चलकर। और भी अलग विद्यार्थी, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे उनके। तो ये तो पढ़ाने का काम उनका था, और रिसर्च के एरिया में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो 1885-90 का जो समय है, इन दिनों में बड़ी हलचल चल रही थी फिज़िक्स में। तो आपको पता होगा अलग अलग रेज होते हैं, जैसे विजिबल रेज है जैसे हम देखते हैं, एक्स रेज होते हैं, गैमा रेज होते हैं, हीट के रेज जैसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, अलग अलग रेज होते हैं। ये सब रेज अलग अलग ना होकर ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने दिखाया था। तो इसी पर रिसर्च करने का इन्होंने तय किया, नया फील्ड था फिर भी उन्होंने तय किया। और उन्होंने ये दिखाया कि ये जो रेडियो वेव्स है, इसका इस्तेमाल करके हम साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह विदाउट वायर पास कर सकते हैं। टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन जब होता है तो हम वायर से सिग्नल पास करते हैं, जब हम हवा में सिग्नल यहाँ से वहाँ पास करते हैं उसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन पर उन्होंने काम किया। उन्होंने ये दिखाया कि मैं मेरे सिग्नल यहाँ से लैब तक विदाउट वायर भेज सकता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट जब प्रेसिडेंसी कॉलेज उन्होंने किया, उस पर उन्होंने लिखा भी, और ये जो उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ तब रॉयल सोसाइटी उन्होंने बुलाया कि भाई आपका क्या रिसर्च है, आप आकर हमें दिखाइए। तो वो रॉयल सोसाइटी में गए, वहाँ उन्होंने अपना रिसर्च एक्सपेरिमेंट से दिखाया। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के ये ओरिजिनेटर थे, उन्हें ही सच बोले तो नोबेल प्राइज़ देना चाहिए था उसका, लेकिन इस विषय का नोबेल प्राइज़ मार्कोनी को दिया गया। मार्कोनी वो इटालियन इंजीनियर थे, और उन्होंने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके
अटलांटिक के एक छोर से दूसरे छोर तक रेडियो सिग्नल भेजे थे। इसलिए रेडियो का क्या कहते हैं, रेडियो के जनक या वायरलेस कम्युनिकेशन के जनक करके उनको मान दिया। लेकिन उस ओरिजिनेटर तो ये थे। उसके बाद में फिर ये तय हुआ कि दोनों को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, दोनों का नाम आना चाहिए। तो ये काम करने के बाद एक्चुअली जब उन्होंने ये प्रेजेंट किया तब एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर वहाँ थे। उन्होंने पूछा कि भाई आपने जो भी काम किया है उसका इंडस्ट्रियल पोटेंशियल मुझे दिखाई देता है, तो आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ये नॉलेज मेरा दुनिया के लिए है, जिसको भी इस्तेमाल करना है करने दीजिए। तो मार्कोनी ने इस्तेमाल किया, जैसे बता रहा था मैं। उसके बाद में वापस आए और वापस आने के बाद अपना रिसर्च का काम तो उन्होंने चालू रखा, लेकिन थोड़ा हट के रिसर्च उन्होंने करना सोचा। अभी फिज़िक्स में काम किया था, अब वो प्लांट्स के बारे में सोचने लगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बचपन में उन्होंने एक गार्डन डेवलप किया था उनके घर के आगे, और अलग अलग किस्म के प्लांट्स उन्होंने ग्रो होते हुए देखे। किस तरह से पत्ते अपना कलर चेंज करते हैं उन्होंने देखा था। उस वक्त से उन्हें लगता था कि इनमें भी भावनाएं होनी चाहिए। तो क्या हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या हम दिखा सकते हैं कि इनमें भी भावना होती है? से एनिमल के बारे में हम जब देखते हैं तो एनिमल क्या करता है, आवाज़ कर सकता है, बोल सकता है, चिल्ला सकता है, या मूवमेंट करके बता सकता है। ये तो फैसिलिटी प्लांट्स पे नहीं है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम क्रेस्कोग्राफ है, और क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल करके उन्होंने दिखाया कि भाई अगर हम थप्पड़ लगाते हैं किसी प्लांट को या कुल्हाड़ी से मारते हैं तो उनमें भी इमोशंस आते हैं, और ये क्रेस्कोग्राफ पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप पॉइजनस मटेरियल दे तो क्या होता है, ये भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की क्रेस्कोग्राफ की मदद से। और जब इन्होंने ये अपना काम पब्लिश किया तो उनको फिर से लंदन में रॉयल सोसाइटी ने बुलाया कि भाई आपका ये नया रिसर्च क्या है, ज़रा हमें बताइए। तो ये वहाँ गए थे। पहली बार फिजिक्स का रिसर्च प्रेजेंट करते वक्त उन्हें बड़ा रिस्पेक्ट मिला। दूसरी वक्त बॉटनी का रिसर्च प्रेजेंट करते वक्त इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि उन ब्रिटिश बॉटनिस्ट को लगता था अरे ये फिजिक्स वाला आदमी हमारे एरिया में क्या कर रहा है। तो उन्होंने थोड़ा अपोज भी किया, लेकिन रिसर्च तो रिसर्च होता है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स होती है, और जो भी किया है वो प्रूफ दिखा के किया है, तो उन्हें पब्लिश करना पड़ा। और उनका नाम बॉटनी के फील्ड में आया, और बॉटनिस्ट के साथ उनका नाम लेने लगा। तो फिजिक्स में ट्रेनिंग ली है, बॉटनी में रिसर्च किया है, तो इसे इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके। तो उन्हें लगता था कि ऐसे इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च होने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने ग्रांट्स वगैरह लोगों से मिलाए, और 1917 में उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की कोलकाता में, जिसे हम अभी बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, और यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ही होता है। जिनको ऐसा लगता है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट्स के बॉर्डर लाइन पे रिसर्च करना चाहिए, तो आप इस संस्था से जुड़ जाइए। इस संस्था में इस तरह का काम होता है। अच्छा नाम उन्होंने कमाया है। और उसके बाद में फिर वो अलग अलग जगहों पे जाके लेक्चर देते रहे, अलग अलग लोगों को गाइड करते रहे, और 80 साल के उम्र में 1937 में 1937 में उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने हमारे आगे छोड़ा है। क्या आदर्श है? उन दिनों में जहाँ फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, फैसिलिटी क्या कहते पैसा मिलता नहीं था, उन दिनों में
खुद अपना पैसा डालकर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और ऐसे फ्रंटियर एरिया पे रिसर्च किया है जिस पे कोई सोच नहीं सकता था। अब जो वायरलेस टेलीग्राफी कम्युनिकेशन उन्होंने हमें दिया है वो तो हमारे लिए अभी वरदान है। ये सवारा हमारा सब मोबाइल फ़ोन उसी पे चलता है, सब टेलीविज़न प्रोग्राम उसी पे आते हैं, रेडियो तो उसी पे आता है, ये मैंने आपको बताया है। और इसलिए उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उनको आदर देना चाहिए। और उन्होंने ये दिखाया कि भारत में भी ऐसा रिसर्च हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि आप तो क्या सिर्फ फॉलोअर हो, आप हम बताएंगे उसको फॉलो करते जाओ। तो इसके भी आगे जाकर हम भी रिसर्च कर सकते हैं। ये कल्चर जो उन्होंने दिया, ये जो कॉन्फिडेंस हमें उन्होंने दिया, इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैं इस बहाने आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं, ये सब छोड़ दो। जो भी है उसमें हम क्या कर सकते हैं ये सोचो। और ये जो जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया है उन्हें याद करके उन्होंने जिस तरह से काम किया है, क्या हम उनके पैरों पे पैर डालकर आगे जा सकते हैं, ये अगर हम सोचें तो हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस विचार से हम जरूर आत्मनिर्भर बन पाएंगे। धन्यवाद।